हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1। ठीक है दोस्तों, और चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, और आज जो है इसमें हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 है दोस्तों हमारा ये। ठीक है, और इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले विद्युत आवेश की, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत आवेश की हम बात कर लेते हैं। देखिए आवेश क्या है। देखिए आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण छोटी छोटी चीजें जैसे कि कागज के टुकड़े इत्यादि को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें आवेश के कारण दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। यानी कह सकते हैं कि आवेश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव या क्षेत्र उत्पन्न किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आया आवेश क्या है। आवेश की अगर हम इकाई की बात करें दोस्तों, तो आवेश की जो इकाई यानी कि यूनिट जो होती है, यूनिट मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका मात्रक है। कोई अगर आपसे पूछे कि आवेश का मात्रक क्या होता है तो कूलाम होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आवेशों के प्रकार। आवेशों के प्रकार। दोस्तों आवेशों के प्रकार की अगर हम बात करें तो आवेशों के दो प्रकार होते हैं। नंबर फर्स्ट धनावेश और दूसरा प्रकार होता है दोस्तों ऋणावेश। दो प्रकार के होते हैं आवेश, धनावेश और ऋणावेश। ठीक है दोस्तों, चलिए धनावेश और ऋणावेश। सही है। धनावेश किस पर होता है? धनावेश प्रोटोनों पर पाया जाता है। प्रोटोनों पर पाया जाता है धनावेश, और ऋणावेश जो पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉनों पर पाया जाता है। तो इतना और याद रखेंगे, यानी कि धनावेश किस प्रकार के कणों पर पाया जाता है, तो प्रोटोनों पर आपका धनावेश पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋणावेश कहाँ पाया जाता है, तो ऋणावेश इलेक्ट्रॉनों पर पाया जाता है। अच्छा, अगर एक प्रोटोन पर हम आवेश की बात करें तो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है, और वो भी प्लस का। ठीक है, क्योंकि धनावेश है तो कैसा होगा, धनात्मक प्रकृति का होगा। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है दोस्तों, और ये होता है ऋणात्मक प्रकृति का, यानी कि नेगेटिव होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। आवेशों के प्रकार होगी। अब हम देखिए आवेशों के प्रकार में, अब हम बात कर लेते हैं आवेशों के गुणों के बारे में। आवेशों के गुण, और ये कैसे दोस्तों, सामान्य गुण की बात चल रही है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेशों के सामान्य गुण। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का सामान्य गुण क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास एक धनावेश है और दूसरा भी क्या है, धनावेश, यानी दो धनावेश हमने पास पास रख दिए, तो जैसे हम दो धनावेश, एक धनावेश के पास दूसरा धनावेश लेकर आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम एक ऋणावेश और दूसरा ऋणावेश दोनों को हम पास पास लेकर आएंगे, मतलब एक ऋणावेश और दूसरा ऋणावेश जैसे हम पास पास लेकर आएंगे तो भी क्या कराएंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे, अर्थात एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं ये जो आवेश है दोनों कैसे धन धन प्रकृति के हैं और ये ऋण ऋण प्रकृति के हैं। तो ये कैसे हैं हमारे, इन्हें बोल सकते हैं हम सजातीय आवेश। तो दो सजातीय आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे कि दो धन धन आवेश हो या दोनों ऋण ऋण आवेश हो, तो एक दूसरे पर हमेशा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। प्रतिकर्षण मतलब होता है कि एक दूसरे पर दूर की तरफ, ठीक है, दूर की तरफ बल लगाते हैं। एक इस पर ये इधर को बल लगाएगा और ये इस पर इधर को लगाएगा, यानी आपस में एक दूसरे को दूर करने की कोशिश करेंगे, तो उसको कहते हैं प्रतिकर्षण का बल। ठीक है दोस्तों, और इनको बोलते हैं हम सजातीय आवेश, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इनको लाइक चार्ज। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात कर लें, एक धनावेश है और दूसरा आपका ऋणावेश, या एक ऋणावेश और दूसरा भी आपका धनावेश, यानी पहला धन दूसरा ऋण या पहला ऋण दूसरा धन, तो इस प्रकार के आवेशों पर जो जोड़ा होता है, यानी कि विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं उनको बोलते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं अनलाइक चार्ज। तो दोस्तों विजातीय आवेश अर्थात
विपरीत प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश सजातीय आवेश, और ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक इसका उल्टा होता है सजातीय विजातीय आवेशों में। विजातीय आवेश कौन से होते हैं? विपरीत प्रकार के आवेशों का जोड़ा, यानी एक धनावेश दूसरा ऋणावेश, या पहला ऋणावेश दूसरा धनावेश। तो इस प्रकार के जो आवेशों का जोड़ा होगा उन्हें विजातीय आवेश कहते हैं, अर्थात हम उनको अनलाइक चार्ज भी कह सकते हैं। तो दो अनलाइक चार्ज ऑलवेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और ये आपस में क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। तो ये आवेशों के सामान्य गुण के बारे में बात चल रही थी। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आगे हम चलते हैं इससे आगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये इसका क्या होता है? मूलभूत गुण होता है, यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है आवेशों की। जैसे कि आवेशों की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मूलभूत जो गुण होते हैं उनमें क्या है? आवेशों का क्वांटीकरण, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की, उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और कितना होता है? माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अगर परिमाण की बात करें तो कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण कितना होता है? इतना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगर हम एक चीज देखें कि हमारे पास मान लीजिए दो वस्तुएं हैं ए और बी। अगर हमने एक वस्तु से, इस ए वस्तु में हमारे पास मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है, सपोज करें 10 नहीं, मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 12, और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी इस पर? 12। ठीक है, क्योंकि अपनी प्राकृतिक अवस्था यानी नेचुरल स्टेट में कोई भी जो पदार्थ होता है, ठीक है, या कोई भी वस्तु होती है, वो कैसी होती है? पूर्ण रूप से उदासीन होती है। तो इसलिए इसको मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या क्या है? 12 है, बराबर, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक जो है Z बराबर हमने ले लिया 13 ले लिया। ठीक है, तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 13, और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 13 होगी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए अब हमने एक काम किया, एक दूसरे के साथ इनको रगड़ना स्टार्ट कर दिया, या किसी अन्य विधि से हमने एक वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन निकाले और दूसरी वस्तु बी में ट्रांसफर कर दिए, या कह सकते हैं कि दोनों को आपस में रगड़ा, या कोई और भी मेथड हो सकता है जिसकी वजह से ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी वस्तु में चले गए हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन गए। तो दोस्तों अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन बात करें तो बाद में क्या हो जाएगी स्थिति? इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 12 थे पहले, और 5 इसमें से निकल गए, यानी कितने रह गए? 7 रह गए। और प्रोटॉन अभी भी 12 के 12 रहेंगे, ये कम ज्यादा नहीं हुए हैं, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं 5। तो 12 में से 5 गए तो 7 इलेक्ट्रॉन अब इसके ऊपर रहेंगे। अगर हम इस पर बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन पहले कितने थे? 13। अब इस पर 5 इलेक्ट्रॉन यहां से और निकल के आ गए, 13 और 5 कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके ऊपर। और प्रोटॉन कोई चेंज नहीं आया, वो कितने रहेंगे दोस्तों? 13 के 13 रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इस पर देखिए क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का सम देखिए, इलेक्ट्रॉन को माइनस के 7 और प्रोटॉन को प्लस के 12, यानी कितना रहा यहाँ पर? 12 में 7 गया, 5 रहा, प्लस के 5। तो इसका मतलब इस पर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा? प्लस के 5। 1 2 3 4 5, प्लस के 5 कूलम आवेश इसके ऊपर आ जाएगा, यानी 5 क्या आ जाएगा? इस पर धनावेश आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस पर कुल आवेश की बात करें, ये क्या निकालना है? हम कुल आवेश निकालना है अपन, कुल आवेश की मात्रा। ठीक है, अब इस पर हम कुल आवेश निकालेंगे तो कितना आएगा? कुल आवेश इस वाली कंडीशन में देखते हैं तो क्या आएगा? देखो इलेक्ट्रॉन 18 हैं और प्रोटॉन आपके 13 हैं, तो 18 में से 13 गए तो कितना बचे? माइनस के 5 रह गए, अर्थात इस पर बी पर कितने आ गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ, किसी वस्तु पर आवेश आ जाता है तो किस वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन को, यानी कि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ने से या अन्य किसी विधि से इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से आते हैं। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चले जाते हैं तो वस्तुएं कैसी हो जाती हैं? आवेशित हो जाती हैं। जैसे कि ये आवेशित हो चुकी है, ये धनावेशित हो चुकी है वस्तु, और बी वस्तु कैसी हो चुकी है? ऋणावेशित हो चुकी है। ठीक है, तो ये धनावेशित हो चुकी है और ये कैसी हो गई है? ऋणावेशित हो चुकी है। तो जितने इलेक्ट्रॉन गए हैं उतना ही क्या जाएगा? आवेश आ जाता है वस्तुओं पर। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं उस पर उतना ही धनावेश आता है, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं उतना ही क्या जाता है? उस पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों
अभी हम बता रहे थे कि वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित कैसे हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होती है। चलिए दोस्तों इतना समझ में आया आपको। अब देखिए दोस्तों हम बता रहे थे आवेशों का क्वांटीकरण, इसको समझेंगे हम इसी घटना से। तो देखिए क्या समझेंगे, क्वांटीकरण का मतलब होता है आवेश जो होता है सदैव किसी वस्तु पर पाया जाने वाला आवेश। जैसे मान लीजिए अगर हम ए वस्तु पर आवेश की मात्रा निकालना चाहें तो कितना आवेश है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैसा है, प्लस का आ रहा है आवेश, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु पर कभी भी अगर हम आवेश की मात्रा की गणना करना चाहे, यानी आवेश की मात्रा को कैलकुलेट करना चाहे कितना आवेश है उसके ऊपर, ठीक है, तो सदैव क्या देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई का क्या आता है, पूर्ण गुणज के रूप में आता है। या तो ई आता है या किसी वस्तु पर आवेश 2e हो सकता है या 3e या 4e, इसी तरीके से आप यानी कि कह सकते हैं Ne, और n क्या है यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक, ठीक है, संख्या हो सकती है, यानी कि कह सकते हैं कि पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, n बराबर प्लस माइनस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। चलिए दोस्तों इतना समझ में आया आपको। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर पाए जाने वाला जो आवेश होता है सदैव एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई का सदैव पूर्ण गुणज के रूप में होता है, यानी 1 गुना हो या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना या 10 गुना या 20 गुना 1000 गुना, जो भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, सदैव एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। कभी भी दोस्तों ऐसा नहीं रहेगा आवेश, जैसे कि आवेश किसी वस्तु को हमने कैलकुलेट किया और वो कितना आ गया E/2, नहीं हो सकता है दोस्तों। जैसे कि 7.5e नहीं हो सकता, ठीक है, √2e नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब क्या है, कभी भी इलेक्ट्रॉन इस रूप में नहीं पाया जा सकता है, सदैव एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जा सकता है, और इसी गुण को कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। दोस्तों आवेशों के अंदर भी क्या होता है, एक मूलभूत गुण होता है कि वो हमेशा सदैव किसी एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान के पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मूलभूत गुण है, और इसी गुण को कहते हैं हम आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये ऐसा पॉसिबल कैसे हो जाता है, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या n ले ली हमने और ये क्या है, किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज होता है Q बराबर Ne, और ये किसी भी नेचर का हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यानी आवेशों के दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो यहाँ से हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन गया इसी की हेल्प से। और n क्या है यहाँ पर, n कोई पूर्णांक हो सकता है, जैसे कि +-1 +-2 +-3 डॉट 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 आगे, ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपके। चलिए कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अब देखिए दोस्तों हम ये कह रहे हैं कि इसी रूप में होता है, तो क्यों होता है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या समझेंगे, तो एक बात बताइए, जब किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में जाएगा, तो ऐसा थोड़ा ना है कि इलेक्ट्रॉन टूट करके आधा जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन चला गया, आधा रह गया। या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा सीधा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या सीधे 3 जाएंगे। ऐसा तो नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और एक आधा इलेक्ट्रॉन 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, या 3.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, 7.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, नहीं जा सकते ना। जाएगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा पूरा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं या तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, या 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होगा आवेश, या 3 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होगा। इसीलिए हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है हमेशा उसका पूर्ण गुणज के रूप में ही पाया जा सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन आधा टूट करके जा सकता तो ये इस प्रकार का फॉर्म भी पॉसिबल हो सकता था, ठीक है। तो दोस्तों यही होता है हमारा आवेश का क्वांटीकरण। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। थोड़ा एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, अपनी बुक से पढ़ने की कोशिश करें, बाकी यहाँ से आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण हो गया, अब हम बात कर लेते हैं कूलाम के नियम की। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कूलाम्स लॉ की। तो कूलाम का नियम क्या है, देखिए दोस्तों कूलाम जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक नियम दिया था, ठीक है। तो किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि उनके बीच में कितना बल कार्य करता है। तो इसको ज्ञात करने के कूलाम ने एक नियम दिया था, इसी को कहते हैं कूलाम का नियम। और ये हर दोस्तों हमेशा किसके लिए होता है, बिंदु आवेशों के लिए होता है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है, और एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं। चलिए दोस्तों
क्या रखे हुए हैं, आर दूसरा रखे हुए हैं, ठीक है। और मान लीजिए किसी माध्यम के अंदर रखेंगे, यानी कि जिस माध्यम में रखा है उसका परावर्तन क्या है, के है। तो दोस्तों के क्या होता है, किसी माध्यम का परावर्तन, जिस माध्यम में हम ये मान को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, कूलाम ने क्या बताया था कि सदैव इनके बीच में जो विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा वो सदैव दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 इंटू Q2, दोनों आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती होगा। पहला नियम दिया था। और दूसरा दिया था दूरी से संबंधित, कि इनके बीच की जो दूरी होती है, जो बल होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती 1/r²। तो ये दिया था दोस्तों दूसरा नियम। और इन्हीं दोनों नियमों को अगर हम एक साथ मिला दें, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, जब हम दोस्तों इन दोनों को एक साथ मिला देंगे तो आप क्या देखेंगे कि F अनुक्रमानुपाती है Q1 इंटू Q2 के, और स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती। और दोस्तों हम यहां से जब इसको हटाएंगे तो एक हमें कांस्टेंट लेना होगा, के, कैपिटल के, ठीक है दोस्तों। और Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। ये जो यहां पर के है, जहां के जो है ये एक नियतांक होता है, नियतांक है, ठीक है। इसका मान कितना होता है दोस्तों, 1/4πε0 स्मॉल के। दोस्तों इसमें स्मॉल के, ये कैपिटल के है और ये जो है स्मॉल के है, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, स्मॉल के है। और के क्या है, यहां पर लिखेंगे हम, जहां स्मॉल के क्या है, माध्यम का परावर्तन, इसे दोस्तों माध्यम का परावर्तन कहते हैं, माध्यम का परावर्तन है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या जानते हैं, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए, तो ये जो स्मॉल के है यानी ये वाला के, इसकी वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 1 रहती है। इतना आप याद रखेंगे, वायु निर्वात के लिए के का मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए दोस्तों, तो हम इसी चीज को लेके चलेंगे वायु या निर्वात में। वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में क्या हो जाएगा, के की वैल्यू क्या रहेगी, स्मॉल के बराबर 1 हो जाएगा। तो कैपिटल के की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1/4πε0, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर जो ये ε0 आया हुआ है, क्या है, ε0, इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। और इसका मान जो होता है दोस्तों क्या होता है, 8.85 गुणा 10⁻⁻12, ठीक है। ओके दोस्तों, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। चलिए दोस्तों, अगर हम इस वैल्यू को, यानी वायु निर्वात के लिए के की वैल्यू तो क्या होगी, स्मॉल के की वैल्यू 1 होगी, और ε0 की वैल्यू हम ये लगा दें, और 4 पाई की वैल्यू हम 22/7 या 3.14 लिख दें, तो इस सब को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये कितना आएगा हमारा, 9 गुणा 10⁻9 आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस के का मान जो होता है, कैपिटल के जो कांस्टेंट आया है ये के, ठीक है दोस्तों। इसका मान जो आता है वायु या निर्वात में, अगर स्मॉल के की वैल्यू 1 कर दें तो इस पूरे की वैल्यू को सॉल्व करेंगे हम, यानी पाई की वैल्यू 3.14 और ε0 की वैल्यू ये आपके सामने लिखी हुई है, इन सबको रख करके जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस कैपिटल के की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 आती है ऑलवेज। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करें, यही आएगा, ठीक है, 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगर दोस्तों इस वैल्यू को हम उठा करके इसकी जगह लिख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हम इस वैल्यू को कहां रख देते हैं, यहां रख देते हैं दोस्तों। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम, यहां से मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, इसको लिख लेंगे आप इसे। दोस्तों ये हो जाएगी F बराबर के की वैल्यू 1/4πε0 के, और क्या हो जाएगा Q1 Q2 बाई
आर स्क्वायर। तो ये बन जाता है आपका कूलाम का नियम का फॉर्मूला। तो दोस्तों इस फॉर्मूले में आप इस पूरी की वैल्यू वायु निर्वात के लिए क्या होती है, 9 × 10 की पावर 9 होती है। दोनों आवेशों के मान आपको दे रखे होंगे और दोनों आवेशों के बीच की अगर दूरी आपको पता है तो आप इन सब की वैल्यू को रख करके इनके बीच में लगने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर हम यदि फिर से हम क्या कर रहे हैं, यदि वायु या निर्वात के लिए अगर हम फिर से वायु या निर्वात के लिए कर दें तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और दोस्तों वायु निर्वात के लिए हम इसे F0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें ये किस में था, किसी माध्यम में था तो हम सफिक्स में M बना सकते हैं, M फॉर मीडियम माध्यम, ठीक है। या फिर आप इसको ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप क्या करते हैं F0 बना देते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं वायु या निर्वात में कर रहे हैं। तो वायु निर्वात में हमने क्या कर दिया F0 मान लिया और वो भी हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। चलिए दोस्तों यही हमारा कूलाम का नियम हो गया कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।